नमस्कार। स्वागत है आपका आराधना चैनल में। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि चंदर घर पर अकेला है क्योंकि डॉक्टर शुक्ला और विंती सुधा को लेने शाहजहांपुर जाते हैं। इसी बीच उसे पम्मी का एक खत मिलता है जिससे पता चलता है कि बर्टी इलाहाबाद में ही है और वो बर्टी से मिलने उसके घर जाता है जहाँ एक अजीब सी घटना घटती है और वह घर वापस आ जाता है। अब आगे। सुधा जब आई तो उसने चंदर को बिल्कुल बदला हुआ पाया। एक बात और हुई जिसने और भी आग सुलगा दी। ये लोग दोपहर को 1 बजे लगभग आए जबकि चंदर कॉलेज गया था। पापा तो आते ही नहा धोकर सोने चले गए। सुधा और विंती ने आते ही कमरे की सफाई शुरू की। कमरे की सारी किताबें झाड़ी, कपड़े ठीक किए, मेजें साफ की और फिर उसके बाद कमरा धोने में लग गई। विंती बाल्टी में पानी भर भर कर लाने लगी और सुधा झाड़ू से फर्श धोने लगी। हाथों में चूड़े अब भी थे, पाँव में बिछिया और मांग में सिंदूर। चेहरा बहुत पीला पड़ गया था सुधा का। चेहरे की हड्डियां निकल आई थी और आंखों की रोशनी भी मैली पड़ गई थी। वह जाने क्यों कमजोर हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते सुधा विंती से बोली, आज मालूम पड़ता है कि मैं आदमी हूँ। कल तक तो हैवान थी। पापा को भी जाने क्या सूझा कि इन्हें भी साथ दिल्ली ले आए। मैं तो शर्म से मरी जाती थी। थोड़ी देर बाद चंदर आया। बाहर ही उसे मालूम हो गया था कि सब लोग आ गए हैं। उसे जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वह उल्टे पांव वापस लौट जाए। वह अगर इस घर में गया तो जाने उससे क्या अनर्थ हो जाएगा, लेकिन वह बढ़ता ही गया। स्टडी रूम में डॉक्टर साहब सो रहे थे। वह लौटा और अपने कपड़े उतारने के लिए ड्राइंग रूम की ओर चला। सुधा ने ज्यों ही आहट पाई वह फौरन झाड़ू फेंक कर भागी। सिर खुला, धोती कमर में घुसी हुई, हाथ गंदे, बाल बिखरे और बेतहाशा दौड़कर चंदर से लिपट गई और बच्चों की तरह भोली हंसी हंस कर बोली, चंदर हम आ गए, अब बताओ। और चंदर को इस तरह कस लिया कि अब कभी छोड़ेगी नहीं। छी, दूर हटो सुधा, ये क्या नाटक कर रही हो? अब तुम बच्ची नहीं हो। और सुधा को बड़ी रुखाई से परे हटाकर अपने कोट पर से सुधा के हाथ से लगी हुई मिट्टी झाड़ते हुए चंदर चुपचाप अपने कमरे में चला गया। सुधा पर जैसे बिजली गिर पड़ी हो। वह पत्थर की तरह खड़ी रही, फिर जैसे लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में गई और चारपाई पर लेटकर फूट फूट कर रोने लगी। चंदर सुधा से नहीं ही बोला। डॉक्टर साहब के जगते ही उनसे बातें करने लगा। शाम को वह साइकिल लेकर घूमने निकल गया। लौटकर ऊपर छत पर चला गया और विंती को पुकार कर कहा, अगर तकलीफ ना हो तो जरा ऊपर ही खाना दे जाओ। विंती ने थाली लगाई और सुधा से कहा, लो दीदी दे आओ। सुधा ने सिर हिलाकर कहा, तू ही दे आ, मैं अब कौन रही उनकी। विंती के बहुत समझाने पर सुधा खाना लेकर चली गई। चंदर लेटा था गुमसुम। सुधा ने स्टूल खींचकर खाना रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने पानी रखा। चंदर कुछ नहीं बोला। खाओ ना, सुधा ने कहा और एक कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने बड़े रूखे स्वर में कहा, तुम जाओ, मैं खा लूंगा। सुधा ने कौर थाली में रख दिया और चंदर के पैताने बैठकर बोली, चंदर तुम क्यों नाराज हो? बताओ, हमसे क्या पाप हो गया? पिछले 1.5 महीने हमने एक एक क्षण गिन गिन कर काटे हैं कि अब कब तुम्हारे पास आएंगे। हमें क्या मालूम था कि तुम ऐसे हो गए हो। हमें जो चाहे सजा दे लो, लेकिन ऐसा ना करो। तुम तो कुछ भी नहीं समझते। और सुधा ने चंदर के पैरों पर सिर रख दिया। चंदर ने पैर झटक दिए। सुधा, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अब इस तरह की बातें करना और सुनना मैं भूल गया हूँ। कभी इस तरह की बातें करते अच्छा लगता था, अब तो किसी सुहागिन के मुंह से ये शोभा नहीं देता। सुधा तिलमिला उठी। तो ये बात है तुम्हारे मन में? मैं पहले से समझती थी, लेकिन तुम्ही ने तो कहा था चंदर, अब तुम ही ऐसे कह रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? और सुधा ने हाथ से ब्याह के चूड़े उतार कर छत पर फेंक दिए। बिछिया उतारने लगी और पागलों की तरह फटी आवाज में बोली, जो तुमने कहा मैंने किया, अब जो कहोगे वही करूंगी, यही चाहते हो ना? और अंत में उसने अपनी बिछिया उतार कर छत पर फेंक दी। चंदर कांप गया। उसने इस दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। विंती, विंती, उसने घबरा कर पुकारा और सुधा से बोला, अरे क्या कर रही हो? कोई दिखेगा तो क्या सोचेगा? पहनो जल्दी से। मुझे किसी की परवाह नहीं, तुम्हारा जी तो ठंडा हो जाएगा। चंदर उठा। उसने जबरदस्ती सुधा का हाथ पकड़ लिया। विंती आ गई थी। लो
इन्हें चूड़े पहना दो। विंती ने चुपचाप चूड़े और बिछिया पहना दी। सुधा चुपचाप उठी और नीचे चली गई। चंदर अपनी खाट पर सिर झुकाए लज्जित सा बैठा था। लीजिए, खाना खा लीजिए, विंती बोली। मैं नहीं खाऊंगा, चंदर ने रुधे गले से कहा। खाइए, वरना अच्छी बात नहीं होगी। आप दोनों मिलकर मुझे मार डालिए, बस किस्सा ही खत्म हो जाए। ना आप सीधे मुंह बात करते हैं, ना दीदी। पता नहीं आप लोगों को क्या हो गया है। चंदर कुछ नहीं बोला। खाइए, आपको हमारी कसम, वरना दीदी खाना नहीं खाएंगी। आपको मालूम नहीं दीदी की तबीयत इधर कितनी खराब है। उन्हें सुबह शाम बुखार रहता है। दिल्ली में तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप ऐसे कर रहे हैं, बताइए उनका क्या हाल होगा। आप समझते होंगे कि बहुत सुखी है, लेकिन आपको क्या मालूम, पहले आप दीदी के एक आंसू पर पागल हो उठते थे। अब आपको क्या हो गया है। चंदर ने सिर उठाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, जाने क्या हो गया है विंती। मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं सुधा को इतना दुख दे सकूंगा। इतना अभागा हूँ कि मैं खुद भी इधर घुलता रहा और सुधा को भी इतना दुखी कर दिया। और सचमुच चंदर की आंखों में आंसू भर आए। विंती चंदर के पीछे खड़ी थी। चंदर का सिर अपनी छाती में लगाकर आंसू पोंछती हुई बोली, छी, अब और दुखी होइएगा तो दीदी और भी रोएगी। लीजिए, खाइए। जाओ, दीदी को बुला लो और उन्हें भी खिला दो, चंदर ने कहा। विंती गई, फिर लौटकर बोली, बहुत रो रही है, अब आज उनका नशा उतर जाने दीजिए, तब कल बात कीजिएगा। फिर सुधा ने ना खाया तो? नहीं, आप खा लीजिएगा तो वे खा लेंगी, उनको खिलाए बिना मैं नहीं खाऊंगी, विंती बोली और अपने हाथ से कौर बनाकर चंदर को देने लगी। चंदर ने खाना शुरू किया और धीरे से गहरी सांस लेकर बोला, विंती, तुम हमारी और सुधा के इस जन्म की कौन हो। सुबह के वक्त चंदर नाश्ता करने बैठा तो डॉक्टर साहब के साथ ही बैठा। सुधा आई और प्याला रखकर चली गई। वो बहुत उदास थी। चंदर का मन भर आया। सुधा की उदासी उसे कितना लज्जित कर रही थी, कितना दुखी कर रही थी। दिन भर उसका किसी काम में मन नहीं लगा। उसने क्लास छोड़ दिए, लाइब्रेरी में भी जाकर किताबें उलट पलट कर चला आया। उसके बाद प्रेस गया, जहां उसे अपनी थीसिस छपने को देनी थी। उसके बाद ठाकुर साहब के यहाँ गया, लेकिन कहीं भी वह टिक नहीं पाया। जब तक वह सुधा को हंसा न ले, सुधा के आंसू सुखा न दे, उसे चैन नहीं मिलेगा। शाम को वह लौटा तो खाना तैयार था। विंती से उसने पूछा, कहाँ है सुधा। अपनी छत पर, विंती ने कहा। चंदर ऊपर गया। पानी परसों से बंद था और बादल भी खुले हुए थे, लेकिन तेज पुरबैया चल रही थी। तीज का चांद शर्मीली दुल्हन सा बादलों में मुंह छिपा रहा था। हवा की तेज झकोरों पर बादल उड़ रहे थे और कचनार बादलों में तीज का धनुषाकार चांद आंख मिचौली खेल रहा था। सुधा ने अपनी खाट बरसाती के बाहर खींच ली थी। छत पर धुंधला अंधेरा था और रह रहकर सुधा पर चांदनी के फूल बरस रहे थे। सुधा चुपचाप लेटी हुई बादलों को देखती हुई जाने क्या सोच रही थी। चंदर गया। चंदर को देखते ही सुधा उठ खड़ी हुई और उसने बिजली जला दी और चुपचाप बैठ गई। चंदर बैठ गया। वह कुछ भी नहीं बोली। बगल में बिछी हुई विंती की खाट पर सुधा बैठ गई। चंदर को समझ नहीं आता था कि वह क्या कहे। सुधा को इतना दुख दिया उसने। सुधा उसे कल शाम से बोली तक नहीं। सुधा, तुम नाराज हो गई। मुझे जाने क्या हो गया था, लेकिन माफ नहीं करोगी। चंदर ने बहुत कांपती हुई आवाज में कहा। सुधा कुछ नहीं बोली, चुपचाप बादलों की ओर देखती रही। सुधा, चंदर ने सुधा के दो कबूतरों जैसे उजले मासूम पैरों को लेकर अपनी गोद में रख लिया और भरे हुए गले से बोला, सुधा, मुझे जाने क्या हो जाता है। कभी कभी लगता है वो पहले वाली ताकत टूट गई। मैं बिखर रहा हूँ। तुम आई और तुम्हारे सामने मन का जाने कौन सा तूफान फूट पड़ा। तुमने उसका इतना बुरा मान लिया। बताओ, अगर तुम ही ऐसा करोगी तो मुझे संभालने वाला फिर कौन है सुधा। और चंदर की आंखों से एक बूंद आंसू सुधा के पैरों पर चू पड़ा। सुधा ने चौंक कर अपने पांव खींच लिए और उठकर चंदर की खाट पर बैठ गई और चंदर के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत रोई, बहुत रोई। उसके बाद उठी और सामने बैठ गई। चंदर, तुमने गलत नहीं किया। मैं सचमुच तुम्हारी कितनी अपराधीन हूँ। मैंने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, लेकिन मैं क्या करूँ।
किसी ने तो मुझे कोई रास्ता नहीं बताया था। अब हो ही क्या सकता है चंदर, तुम भी बर्दाश्त करो, हम भी बर्दाश्त करें। चंदर कुछ नहीं बोला। उसने सुधा के हाथ अपने ओठों से लगा लिए। लेकिन मैं तुम्हें इस तरह बिखरने नहीं दूंगी। तुमने अब अगर इस तरह किया तो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम तो बराबर हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचते रहे और तुम्हारी ही बातें सोच सोच कर अपने को धीरज देते रहे, और तुम इस तरह करोगे तो। नहीं सुधा, मैं अपने को टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारा प्यार मेरे साथ है, लेकिन इधर जाने मुझे क्या हो गया था। हाँ, समझ लो चंदर, तुम्हें हमारे सुहाग की लाज है। हम कितने दुखी हैं तुम समझ नहीं सकते। एक तुम्ही को देखकर थोड़ा सा दुख दर्द भूल जाते हैं, सो तुम भी इस तरह करने लगे। हम लोग कितने अभागे हैं। और वह फिर चुपचाप लेटकर ऊपर देखती हुई जाने क्या सोचने लगी। चंदन ने एक बार धुंधली रेशमी चांदनी में मुरझाए हुए सोनजूही के फूल जैसे मुंह की ओर देखा और सुधा के नरम गुलाबी ओठों पर उंगलियां रख दी। थोड़ी देर वह आंसू में भीगे हुए गुलाब की दुख भरी पंखुड़ियों से उंगलियां उलझाए रहा और फिर बोला, क्या सोच रही थी? चंदन ने बहुत दुलार से सुधा के माथे पर हाथ फेर कर कहा। सुधा एक फीकी हंसी हंसकर बोली, जैसे आज लेटी हुई बादलों को देख रही हूँ और पास तुम बैठे हो, उसी तरह एक दिन कॉलेज में दोपहर को मैं और गेसु लेटे हुए बादलों को देख रहे थे। उस दिन उसने एक शेर सुनाया था, कैफ बर्दोश बादलों को न देख, बेखबर तू ना कुचल जाए कहीं। उसका कहना कितना सच निकला। भाग्य ने कहाँ ले जा पटका मुझे। क्यों, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? चंदन ने पूछा। हाँ, समझते तो सब यही हैं, लेकिन जो तकलीफ है वो मैं जानती हूँ या विनती? सुधा ने गहरी सांस लेकर कहा। वहाँ आदमी भी बने रहने का अधिकार नहीं। क्यों? चंदन ने पूछा। क्या बताया तुम्हें चंदर? कभी कभी मन करता है कि डूब मरूं। ऐसा भी जीवन होगा मेरा, ये कभी नहीं सोचती थी। सुधा ने कहा। क्या बात है, बताओ? चंदन ने पूछा। बता दूंगी देव मेरे, तुमसे भला क्या छिपाऊंगी, लेकिन आज नहीं फिर कभी। सुधा ने कहा। तुम परेशान मत हो, कहाँ तुम कहाँ दुनिया। काश कि कभी तुम्हारी गोद से अलग न होती मैं। और सुधा ने अपना मुंह चंदर की गोद में छिपा लिया। चांदनी की पंखुड़ियां बरस पड़ी। उल्लास और रोशनी का मलय पवन फिर लौट आया था। फिर एक बार चंदर सुधा और विनती के प्राणों को विभोर कर गया था कि सुधा को महीने भर बाद ही जाना है, और सुधा भूल गई कि शाहजहांपुर से भी उसका कोई नाता है। विनती का इम्तिहान हो गया था और अक्सर चंदर और सुधा विनती के ब्याह के लिए गहने और कपड़े खरीदने जाते। जिंदगी फिर खुशी के हिलकोरों पर झूलने लगी थी। विनती का ब्याह उतरते अगहन में होने वाला था। अब 2-2.5 महीने ही रह गए थे। सुधा और चंदर जाकर कपड़े खरीदते और लौटकर विनती को जबरदस्ती पहनाते और गुड़िया की तरह उसे सजाकर खूब हंसते। दोनों के बड़े बड़े हौसले थे विनती के लिए। सुधा विनती को सलवार और चुन्नी का एक सेट और गरारा और कुर्ते का एक सेट देना चाहती थी। चंदर विनती को एक हीरे की अंगूठी देना चाहता था। चंदर विनती को बहुत स्नेह करने लगा था। वह विनती के ब्याह में भी जाना चाहता था, लेकिन गांव का मामला, काने कब्जों की बारात, शहर में सुधा, विनती और चंदर को जितनी आज़ादी थी उतनी वहाँ भला कैसे हो सकती थी। फिर कहने वालों की जुबान, कोई क्या कह बैठे। यही सब सोचकर सुधा ने चंदर को मना कर दिया। इसलिए चंदर यही विनती को जितने उपहार और आशीर्वाद देना चाहता था दे रहा था। सुधा का बचपन लौट आया था और दिन भर उसकी शरारतों और किलकारियों से घर हिलता था। सुधा ने चंदर को इतनी ममता में डुबो लिया था कि एक क्षण वह चंदर को अपने से अलग नहीं रहने देती थी। जितनी देर चंदर घर में रहता, सुधा उसे अपने दुलार में, अपनी सांसों की गरमाई में समेटे रहती। चंदर के माथे पर हर क्षण वह जाने कितना स्नेह बिखेरती रहती थी। एक दिन चंदर आया तो देखा कि विनती कहीं गई है और सुधा चुपचाप बैठी हुई बहुत से पुराने खतों को संभाल रही है। एक गंभीर उदासी का बादल छाया हुआ है। चंदर आया, देखा सुधा के आंख में आंसू भरे हैं। क्या बात है सुधा? रुखसती की चिट्ठी आ गई चंदर, परसों शंकर बाबू आ रहे हैं। चंदर के हृदय की धड़कनों पर जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया। वह चुपचाप बैठ गया। अब सब खत्म हुआ चंदर, सुधा ने बड़ी ही करुण मुस्कान से कहा। अब साल भर के लिए विदा, और उसके बाद जाने क्या होगा। चंदर कुछ नहीं बोला। वह लेट गया और बोला, सुधा
दुखी मत हो, आखिर कैलाश इतना अच्छा है, शंकर बाबू इतने अच्छे हैं, दुख किस बात का। रहा मैं तो अब मैं सशक्त हूँ, तुम मेरे लिए मत घबराओ। सुधा एकटक चंदर की ओर देखती रही, फिर बोली, चंदर, तुम्हारे जैसे सब क्यों नहीं होते, तुम सचमुच इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ऐसे ही बने रहना चंदर मेरे, तुम्हारी पवित्रता ही मुझे जिंदा रख सकेगी, वरना मैं तो जिस नर्क में जा रही हूँ, तुम उसे नर्क क्यों कहती हो, मेरी समझ में नहीं आता। तुम नहीं समझ सकते, तुम अभी बहुत दूर हो इन सब बातों से। लेकिन सुधा बड़ी देर तक चुप रही, फिर खत सब एक और खिसका दिए और बोली, चंदर, उनमें सब कुछ है, वे बहुत अच्छे हैं, बहुत खुले विचार के हैं, मुझे बहुत चाहते हैं, मुझ पर कहीं से कोई बंधन नहीं, लेकिन इस सारे स्वर्ग का मोल जो देकर चुकाना पड़ता है, उससे मेरी आत्मा का कड़ कड़ विद्रोह कर उठता है और सहसा घुटनों में मुंह छिपाकर रो पड़ी। चंदर उठा और सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोला, छी, रो मत सुधा, अब तो जैसा है, जो कुछ भी है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। कैसे करूँ चंदर, वे इतने अच्छे हैं, इसके अलावा इतना अच्छा व्यवहार करते हैं कि मैं उनसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ। सुधा बोली, जाने दो सुधी, जैसी जिंदगी हो वैसा निवाह करना चाहिए, इसी में सुंदरता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैवाहिक जीवन के प्रथम चरण में ही ये नशा रहता है, फिर किसको ये सोचता है। आओ चलो चाय पिए, उठो, पागलपन नहीं करते, परसों चली जाओगी, रुला कर नहीं जाना होता, उठो। चंदर ने अपने मन की जुगुप्सा पीकर ऊपर से बहुत स्नेह से कहा। सुधा उठी और चाय ले आई। चंदर ने अपने हाथ से एक कप चाय बनाई और सुधा को पिलाकर उसी में पीने लगा। चाय पीते पीते सुधा बोली, चंदर, तुम ब्याह मत करना, तुम इसके लिए नहीं बने हो। चंदर सुधा को हंसाना चाहता था, चल स्वार्थी कहेगी, क्यों ना करो ब्याह, जरूर करूँगा, और जनाब, दो करूँगा, अपने आप तो कर लिया और मुझे उपदेश दे रही है। सुधा हंस पड़ी। चंदर ने कहा, बस ऐसे ही हंसती रहना, हमारी याद करके अगर रोई तो समझ लो हम उसी तरह फिर अशांत हो उठेंगे जैसे अभी तक थे। फिर प्याला सुधा के ओठों से लगा कर बोला, अच्छा सुधी, कभी तुम सुनो कि मैं उतना पवित्र नहीं रहा जितना कि हूँ, तो तुम क्या करोगे। कभी मेरा व्यक्तित्व अगर बिगड़ गया तब क्या होगा। होगा क्या, मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, मैं खुद ही क्या रोक पाई अपने को। लेकिन चंदर, तुम ऐसे ही रहना, तुम्हें मेरे प्राणों की सौगंध, तुम अपने को बिगाड़ना मत। चंदर हंसा, नहीं सुधा, तुम्हारा प्यार मेरी ताकत है, मैं कभी गिर नहीं सकता जब तक तुम मेरी आत्मा में गुथी हुई हो। तीसरे दिन शंकर बाबू आए और सुधा चंदर के पैरों की धूल माथे पर लगाकर चली गई। इस बार रोई नहीं, शांत थी, जैसे वध स्थल पर जाता हुआ बेबस अपराधी। कहानी आगे सुनने के लिए बनी रहिए हमारे चैनल आराधना के साथ और कमेंट करिए हमें उन किताबों के नाम जो आप सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।